चलिए गिरती हुई चीज़ों और मुक्त पतन पर कुछ सवाल हल करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। यहाँ पर दिया गया है कि जो डेडपुल है वो 45 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। उसके ज़मीन तक पहुँचने में लगने वाला समय जो है हमें उसका पता लगाना है। और हमें यहाँ पर ये जो छोटा जी है उसे 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग मानना है। डेडपुल एक सुपर हीरो है जो बुरे लोगों को पकड़ता है। तो चलिए ये जो स्थिति है इसे यहाँ पर बना लेते हैं। तो चलिए ये डेडपुल है और ये 45 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसे ज़मीन तक, इसे ग्राउंड तक, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो कैसे हल करेंगे इसे? तो रोकिए वीडियो को और पहले आप खुद से इसको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो ये जो डेडपुल है इसका त्वरण जो होगा वो नियत होगा या एक समान होगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा इसका, जो कि होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, जिसे हम इस समस्या में 10 तक पूर्णांकित कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसे 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग मान रहे हैं। तो हमारे पास ये डेडपुल का जो त्वरण है वो है। अब इसके बाद क्या, तो हमें बताइए कि जब नियत त्वरण होता है तो हम ये जो गति के 3 समीकरण है इनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो v है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है और s जो है वो विस्थापन को दर्शा रहा है। अब यदि आप इन समीकरणों से परिचित नहीं है तो आप हमारे पुराने वीडियोस को फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हम इन तीनों जो समीकरण है इनमें से किस समीकरण का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये जो ऊंचाई है वो दी गई है जो कि 45 मीटर है, यानी इसका विस्थापन जो है वो 45 मीटर होगा। अब त्वरण जो है वो भी हमें पता है जो 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि जो त्वरण है वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जब भी वस्तुएं तेज होती है, उनकी स्पीड बढ़ती है, तो उसका जो त्वरण है वो धनात्मक है। और जब भी वस्तुएं धीमी होगी यानी वो स्लो डाउन होगी तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उनके लिए जो त्वरण है वो ऋणात्मक है। तो इस उदाहरण में यदि आप ध्यान देंगे तो जो डेडपुल है उसकी जो चाल है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा है उसकी चाल बढ़ती जा रही है। तो इस उदाहरण में त्वरण जो है उसे हम धनात्मक मानेंगे। तो प्रश्न में तो हमें ये दो चीज़ें ही दी गई है, लेकिन हम इस स्थिति का उपयोग करके और भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो एक चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो ये है कि जो डेडपुल है उसे सिर्फ ऐसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो उसका प्रारंभिक वेग है वो शून्य है, यानी कि u जो है वो यहाँ पर शून्य है। अब हमें ये पता करना है कि इसे इस 45 मीटर की ऊंचाई से गिरने में कितना समय लग रहा है ज़मीन तक पहुँचने तक। ठीक है, तो t हमें यहाँ पर पता करना है। अब चलिए ये देखते हैं कि इन तीनों में से हमें कौन से समीकरण का उपयोग करना होगा। अब हम ऐसे समीकरण को उपयोग में लाने का प्रयास करेंगे जिसमें केवल ये 4 जो मान है s, a, u और t यही हो। तो आप देखें इन तीनों जो समीकरण है उनमें से ऐसा कौन सा समीकरण है। तो अब देखिए पहले समीकरण में v आ गया है, अब हमारे पास v तो है ही नहीं तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे समीकरण में हमारे पास s है, हमारे पास u भी है और हमें t निकालना है और हमारे पास a भी है, तो दूसरा समीकरण हम उपयोग में ला सकते हैं। और तीसरे समीकरण में फिर वही परेशानी है कि यहाँ पर v आ गया है, तो इसका मतलब है कि हम दूसरा समीकरण यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। तो s बराबर यू टी जमा 1/2 a गुणा टी का वर्ग। तो s है 45 मीटर, फिर u शून्य है तो यू टी जो है ये शून्य हो जाएगा, जमा 1/2 गुणा a कितना है 10 गुणा टी का वर्ग। तो अब हम यहाँ पर ये जो 10 है उसे 2 से काट देते तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा और मीटर से मीटर भी कट जाएगा। और हम यहाँ पर ये जो 5 है इससे ये 45 काट सकते हैं और हमें यहाँ 9 मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, टी का वर्ग बराबर 9। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 9 बराबर टी का वर्ग बटे सेकेंड का वर्ग। तो यदि हम सेकेंड के वर्ग को उधर लिख ले तो 9 गुणा सेकेंड का वर्ग बराबर टी का वर्ग। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल 9 गुणा सेकेंड का वर्ग बराबर वर्गमूल टी का वर्ग। तो हमें क्या मिलेगा, 3 सेकेंड बराबर टी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये जो 3 है ये +3 भी हो सकता है और ये -3 भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि +3 और -3 दोनों का ही वर्ग 9 होता है। अब यदि हम t यानी समय के लिए इसकी बात करें तो जो -3 है उसका मतलब हो गया कि हम भूतकाल की बात करें, क्योंकि t बराबर 0 वर्तमान को दर्शाता है। तो जो भी ऋणात्मक समय होगा वो जो भूतकाल है उसे दर्शाएगा और जो धनात्मक समय होगा वो भविष्यकाल को दर्शाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर भूतकाल की नहीं बात करनी, हमें ये देखना है कि डेडपुल जब 45 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, यानी हमें भविष्य की बात करनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर +3 का उपयोग करेंगे। तो टाइम यानी समय कितना हो गया है
3 सेकंड। तो डेडपूल को 45 मीटर नीचे गिरने में 3 सेकंड का समय लग रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अधिकांश भौतिकी समस्याओं में हम ये समय का जो धनात्मक मान है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं। अब इस प्रश्न में जो स्पाइडरमैन है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सीधे ऊपर कूद जाता है, ठीक है। तो हमें उसके द्वारा जो प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई है उसकी गणना करनी है। फिर से हमें यहाँ पर जो जी है उसे 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग मानना है। तो फिर से आप वीडियो को रोकिए और इसे खुद से पहले हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहले हम ये जो स्थिति है इसे यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि स्पाइडरमैन इस तरह से सीधे ऊपर कूद रहा है और इसका जो प्रारंभिक वेग है या उसकी जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब हमें ये जो अधिकतम ऊंचाई है उसकी गणना करनी है। तो चलिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें u दिया गया है यानी प्रारंभिक वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें त्वरण भी पता है। अब देखिए यहाँ पर त्वरण जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग तो है, लेकिन ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो अब यहाँ पर जब स्पाइडरमैन ऊपर जा रहा है तो इसकी जो चाल है उसका जो वेग है वो कम हो रहा है, यानी कि इसका जो त्वरण होगा वो उसका चिन्ह हम ऋणात्मक लेंगे, -10। अब फिर से हमें ऐसा लग सकता है कि हमें केवल यहाँ पर दो ही चीज़ें दी गई है, u और a, लेकिन यदि आप इस स्थिति के बारे में ध्यान से सोचे तो आपको एक और राशि का मान मिल जाएगा। वो क्या है? तो आपको ध्यान होगा जब हम अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो जो वेग होता है वो शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो अंतिम वेग है वो कितना होगा? वो शून्य होगा। तो v बराबर क्या होगा? शून्य। वैसे हम ये कैसे कह सकते हैं कि v जो है वो शून्य होगा? तो अब आप सोचिए, जब स्पाइडरमैन ऊपर जा रहा है तो उसका जो वेग है वो कम होता जा रहा है। अब जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा उसके बाद ये नीचे आने लगेगा, यानी अधिकतम ऊंचाई पर जब ये पहुंच रहा होगा तो इसकी जो वेग का मान है वो शून्य तक पहुंच जाएगा और फिर नीचे गिरते हुए फिर इसका मान फिर से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए v यहाँ पर शून्य होगा। और इस प्रश्न में हमें विस्थापन की गणना करनी है। तो चलिए फिर से आप देखिए कि हम इन तीनों में से कौन से समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम पहले समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो s आ ही नहीं रहा है, विस्थापन आ ही नहीं रहा है। अब हमारे पास दो समीकरण बचे, तो अब आप इन दोनों में से किसका उपयोग करेंगे? तो जो दूसरा समीकरण है उसमें समय है, लेकिन हमें यहाँ पर समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम दूसरा समीकरण भी उपयोग में नहीं लाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें तीसरे समीकरण का उपयोग करना होगा। तो v का वर्ग बराबर u का वर्ग जमा 2as। अब v जो है वो शून्य है तो यहाँ पर शून्य आ गया। u जो है वो 20 है तो 20 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग जमा 2 गुणा -10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग गुणा s, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सब मान रख दिए। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें आशा है कि ये आप कर सकते हैं। तो जब आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो s है, जो विस्थापन है, उसका मान आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जब स्पाइडरमैन 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर कूदता है तो वो अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, इतनी ऊंचाई प्राप्त कर पाएगा। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया कि जब भी कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है, फ्री फॉल में होती है, तो जो त्वरण है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन स्थितियों में ये जो तीनों समीकरण है हम इनका उपयोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा सावधान रहना होगा। तो पहली बात ये कि जो त्वरण है उसके चिन्ह के बारे में आपको सावधान रहना होगा। तो जब वस्तुओं को हम ऊपर फेंकेंगे तो उनका वेग घट रहा होगा, तो उस स्थिति में हम जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, उसे ऋणात्मक मान सकते हैं। और जब वस्तुएं नीचे गिर रही होती है तो उनका जो त्वरण है उसका चिन्ह हम धनात्मक मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें कभी कभी जो डेटा है वो सीधा नहीं दिया गया होता है, वो इस स्थिति में छुपा हुआ होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जो अंतिम वेग है v, ये नहीं दिया गया था, लेकिन हमने सोचा कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा? वो शून्य होगा, और उसका उपयोग करके हमने यहाँ पर v को शून्य मान लिया। और पिछली समस्या में आपको ध्यान होगा वहाँ पर u का मान नहीं दिया गया था, तो हमने वहाँ पर u का मान शून्य माना था क्योंकि हमने उसे केवल छोड़ दिया था। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।